हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती है, अतः इसके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है, मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतोपंत शिखर के हिमनद से निकलती है। आगे है, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, जिसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। उनके नाम है रामगंगा, शारदा जिसे सरयू भी कहा जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी से मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम
उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दुधाटोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के पंदरपुछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट अर्थात दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उसमें मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप या इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अब है इसके प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, तो इसका उत्तर है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो इसका उत्तर है पद्मा के नाम से। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्यधारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहां से इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, तो इसका उत्तर है पद्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो इसका उत्तर है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। अब नेक्स्ट है, कथन ए गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और कारण आर है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता से नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा में मिलाया जाना है। अब अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा गलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें एवं
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट है इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1, 2 और 3 सही है। अर्थात जिसमें एक में दिया गया है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। वहीं दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। और तीसरा में बतलाया गया है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो ये तीनों सही हैं। चौथा नंबर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वे गलत है और गलत पढ़ने पर वे दिमाग में रह ना जाए, इसलिए हम लोग गलत को नहीं पढ़ेंगे। उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पहला, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन 1 सही है। दूसरा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः यह कथन भी सही है। और तीसरा है अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन 3 सही है। और चौथा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अतः कथन 4 गलत है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलित नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है। अब अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो इसका उत्तर है काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुतुज, जंगती, सरयू, लोहावती और लधिया आदि है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? तो इसका उत्तर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो इसका उत्तर है देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका उत्तर है देवप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका उत्तर है मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर है अलकनंदा।
बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, तो इसका उत्तर है सी गंगा। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वह लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, गोदावरी नदी की 14-65 किलोमीटर, नर्मदा नदी की 13-12 किलोमीटर और महानदी की 858 किलोमीटर है। स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है कौन, तो इसका उत्तर बी गंगा है। अब अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, तो इसका उत्तर है गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए, तो इसका उत्तर है गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर है, यमुना अशतवाहिनी नदी है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात ए सही है, परंतु आर गलत है। प्रश्नगत कारण आर गलत है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसका उत्तर है रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो इसका उत्तर है बंदर पूंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर है सी सोन। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, तो इसका उत्तर है यमुना से। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो इसका उत्तर है सी सोन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा की दक्षिणी तट अर्थात दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर है डी सोन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो इसका उत्तर है बी कैमूर। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर है बी सोन। दिए गए विकल्पों में
सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो इसका उत्तर है सी, बंगाल डेल्टा का। दो हिमालयी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वीय सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपविभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था, कब? तो 1944 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका उत्तर है ई। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थात पहली यमुना है। उसके बाद दूसरी यह सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। आगे है, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका उत्तर है सी, 12। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर है सी, पटना में। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर में है। अब है अपवाह तंत्र का दूसरा भाग, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए चलिए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बड़वा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को।
ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या शापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमौली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिशांग, संकोश और लोहित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की ज्यालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्गम बिहार क्षेत्र से हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र माजुली शामिल है। तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार है, जिनका नाम है यांगतजी नदी, जिसे चेंगजियांग भी कहा जाता है। दूसरा हुआंगहो नदी, जिसे पीत नदी भी कहा जाता है। तीसरा है सिंधु नदी। चौथा सतलज नदी। पांचवा ब्रह्मपुत्र नदी। छठा मेकांग नदी तथा सातवां है सालफीन नदी। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण है। अब अगला प्रश्न है, भारत में युरलंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 और 3, अर्थात लोहित नदी और सुबनसिरी नदी। लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात दिबांग,
कामेंग और लोहित, ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा प्रश्नार्थगत तीनों नदियों की सूचियां निम्नांकित प्रदत्त है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ी से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जियाभारेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और तीसरा है लोहित नदी। यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 इसमें सही है। अर्थात रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित चोलामू झील से होता है, जो लगभग 7000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के रथोंग हिमनद से हुआ है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो इसका उत्तर सी, अर्थात ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। अब है अपवाह तंत्र का तीसरा पार्ट, दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जैसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्य नदियाँ हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ को मानचित्र में। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गाढ़ से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी
महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेन गंगा। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों R.S. बहावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी अर्थात धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह भी रंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। आगे है ऐश्वर्य जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है, जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को ऐश्वर्य कहते हैं। विश्व की सबसे ऐश्वर्य ऐश्वर्य सेंट लॉरेंस नदी की है। अब आगे है नदी, उसका उद्गम क्षेत्र और लंबाई। तो सबसे पहले है नर्मदा नदी। यह अमरकंटक जो कि मैकाले पर्वत से निकलती है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। वहीं ताप्ती नदी की उद्गम क्षेत्र है मुल्ताई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश और इसकी लंबाई है 724 मीटर। गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। इसकी लंबाई है 1465 मीटर। कृष्णा नदी की उद्गम क्षेत्र है महाबलेश्वर। इसकी लंबाई है 1400। कावेरी नदी की उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक में। इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। महानदी की उद्गम है सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ में। इसकी लंबाई है
किलोमीटर। अब है नदी और सहायक नदियाँ। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। वहीं कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। साथ ही महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, इब और तेल। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कथन ए में बतलाया गया है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण आर है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से करी अर्थात कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो सही कोड को चुनकर बतलाना है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए में बतलाया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती है। कारण आर है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी अर्थात ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात केवल एक। अर्थात यह एक रेखीय विभ्रंश अर्थात रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य प्रदेश में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। किसी विकल्प में यदि 1 एवं 2 दिया होता तो यही विकल्प सही होता, परंतु ऐसा नहीं होने पर सुसंगम विकल्प ए होगा। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न है, कथन ए नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण आर है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात ए गलत है, परंतु आर सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये स्टार मार्क्स है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ताप्ती। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है।
यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है तापी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है तापी। उपयुक्त नदियों में से तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका उत्तर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? तो इसका उत्तर है भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका भी उत्तर ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इसका उत्तर है ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कावेरी को। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी
जारी किया गया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये स्टार मार्क्स है। कृष्णा नदी जल विवाद प्रश्न था कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलिए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चलता आ रहा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इसका उत्तर है ताप्ती। भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा तथा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी और लास्ट में ताप्ती है, जिसकी लंबाई आपको नीचे दिया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, गोदावरी और कृष्णा को। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। अब अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले है स्वर्णरेखा, उसके बाद दक्षिण की ओर आते जाएगा तो मिलेगा आपको क्रमशः महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। भारत का अफवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और बेगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर सी, अर्थात कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, यह बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले में स्थित है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है? तो इसका उत्तर है अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अगला प्रश्न है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो ये स्टार मार्क्स है। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है, अतः विकल्प बी एवं डी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका उत्तर है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। से सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका उत्तर है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है ई। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, इब और मांड आदि है। अब अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1 तथा 2 में, अर्थात साबरमती घाट में और ताप्ती घाट में। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरा अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बतलाइए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात इनमें न तो एक सही है और न ही 2। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है गोदावरी। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, वहीं महानदी का 1,41,600 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी नदी का 3,12,813 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा नदी का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो इसका उत्तर है गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका उत्तर है गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका उत्तर है गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात केवल 2 और 3, अर्थात इंद्रावती और प्रणहिता। ये दोनों जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियों में प्रणहिता, वर्धा, वानगंगा, मानेर, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मुला, दूधना आदि है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका उत्तर है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है।
चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग इसके अन्य नदियों के नाम के बारे में जानेंगे और कुछ और नदियों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।